पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग, रैली निकाली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। देव नदी में डूबने से 2 बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत, माटे गांव के निवासी 3 मृतक। कटंगी थाने की अंबामाई खिड़की घाट से मिला एक युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कलेक्ट्रेट कार्यालय की छत से लगातार गिर रहा मलबा, डर के साए में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारी। जिले में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, अब तक मिले 1600 से अधिक मरीज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1629 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1280 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 331 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगली बालाघाट, बैयर व लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधायुक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 14 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 101 बेड मरीजों से भरे हुए हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैयर एवं लांजी में कुल 474 बेड एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली है। जिले में होम आइसोलेशन में 202 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 733 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा भी दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय में स्थित विभिन्न विभागों के कर्मचारी वर्तमान में डर के साए में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जहां छत पर लगाया हुआ POP सीट लगातार गिर रहा है, जिसको लेकर अब तक प्रशासनिक तौर पर कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण कर्मचारी अपने बचाव को लेकर POP सीट को हटाने का कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम सहित अन्य कार्यालयों का POP टूटकर गिर रहा है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान आदिवासी विकास विभाग के में पदस्थ कर्मचारी श्री पालेवार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हाँ, ये घटना हो सकती है। यहाँ एक उस दिन बैठे थे, काम कर रहे थे, तो यहाँ की सीट पूरा लाइट के साथ गिर गया। तो ये कब से गिरना चालू है? ये अभी जो पानी आया था करीब 15 दिन पहले, उसी समय गिरा था। ये पूरा ऐसे ही गिर रहा है क्या? हाँ, ऐसा गिर रहा है। जो हम गिरने लगा था तो फिर हम लोगों ने खुद ही मतलब उसको PWD वाला को बुलाए थे, उन्होंने फिर सीलिंग निकाल दी PWD वाला। अच्छा, जैसे काफ़ी जगह अभी भी क्रैक दिखाई दे रहा है, तो ये भी गिर सकता है? गिर सकता है, बिल्कुल संभावना है गिर सकती है। वहीं इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा ने कहा कि POP गिरने के कारण समस्याएं आ रही है, जिससे संबंधित विभाग को अवगत कराया जा चुका है। हाँ, वो असल में मेन प्रॉब्लम तो POP छूटने की तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ऊपर से पानी सीपेज की है, जिसके कारण ये नीचे गिर रहा है। जैसे ये है ना, तो पानी इस पे गिरता रहा और पानी गिरने के बाद ये भारी हो गया, भारी होकर टूट गया। हाँ, अब इसको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा PIO को, जो जैसे अभी कर्मचारी बैठ रहे हैं तो काफ़ी जगह क्रैक है, तो क्या उनको हटाया जाएगा या ऐसी कोई? नहीं, वो कई जगह तो क्रैक तोड़ा गया है। मतलब ये कर्मचारियों के द्वारा ही यहाँ पे खुद लग के तोड़ा गया है, जिससे कि उनके ऊपर गिरने की संभावना।
कोरोना संक्रमण के तहत लॉकडाउन के हालात होने के बावजूद रेलवे विभाग द्वारा तत्परता से कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनकर तैयार है, जिसका सीआरएस होना बाकी है। और रेलवे विभाग की माने तो शीघ्र ही पटरी पर ब्रॉडगेज ट्रेन दौड़ सकती है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा सुरक्षा को लेकर अब तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। बालाघाट जिले की बात करें तो रेलवे सुरक्षा के लिहाज से केवल एक जीआरपी पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन में तैनात है, लेकिन इस रेलवे चौकी में करीब 5 वर्षों से सुरक्षा बल की कमी महसूस की जा रही है, जिसको लेकर विभाग द्वारा अपने स्तर पर पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आए हैं। जबकि यदि ब्रॉडगेज ट्रेन प्रारंभ होती है तो सबसे प्रमुख भूमिका जीआरपी पुलिस की होगी। इस संदर्भ में जीआरपी के एसएसआई सीएल झारिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी पत्राचार तो बहुत पहले मांग किए थे अपन ने स्टाफ की, लेकिन अभी तक इतना स्टाफ बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि अभी ट्रेनें ब्रॉडगेज चालू नहीं हुई है। तो उसके बाद भी अगर ये ट्रेन अभी इसके पहले ही पैसेंजर चल रही थी, उसके समय भी अपने स्टाफ बल की कमी हो रही थी। जो पेट्रोलिंग ड्यूटी जो लगाई जाती थी ट्रेन में, तो एक ही ट्रेन में लगाई जाती थी, बाकी ट्रेन में नहीं लगाते थे, स्टाफ ही नहीं था। तो हमको स्टाफ की आवश्यकता की ज़रूरत है। और हमारे पास केवल 2 प्रधान आरक्षक हैं और 4 आरक्षक हैं, 2 महिला कर्मचारी, मात्र 6 हैं। एक एएसआई, 2 हवलदार और 4 कांस्टेबल, 2 महिलाएं हैं। अच्छा, लॉकडाउन के पूर्व जब ट्रेनें अब लॉकडाउन के उस समय क्या स्थिति? उस समय स्थिति है कि हमको स्टाफ की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें कम से कम हम लोगों को 4 स्टाफ तो बढ़ाया जाएगा। अच्छा, जैसे ब्रॉडगेज अगर बन गया है, जैसे ट्रेन चालू होगी, तो कितना स्टाफ सुरक्षा के तौर पे आपको लगना है? कम से कम हमको 6 तो ये है, समझ लो 4 आदमी और चाहिए, हमें 10 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा, जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी नैनपुर और तो क्या वो पर्याप्त होती थी? नहीं होती थी, वो काम चलाऊ थी। यानी स्थायी तौर पर अगर स्थायी तौर पर होना चाहिए था अपने लिए, वो तो काम चलाऊ में 1-2 दिन के लिए आए और चल दिए। किरनापुर थाना अंतर्गत माटे गांव में 3 लोगों की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में गम का माहौल है। जानकारी के अनुसार माटे के निवासी अंकेश पिता भद्रूलाल पांचे उम्र 13 वर्ष और मोहित पिता प्रभुदास मानेश्वर उम्र 15 वर्ष जाति मरार की देव नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मृतक दोनों नाबालिग बालक अपने अन्य साथियों के साथ माटे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केशा ग्राम के देवी स्थल काला गोटा के पास खेलने गए थे। खेलने के बाद दोनों मृतक नहाने गए होंगे और गहरे पानी में जाने से डूबने से उनकी मौत हो गई। 2 मासूमों के अलावा ग्राम माटे निवासी राम सहाय कावरे के दामाद उम्र लगभग 33 वर्ष जाति मरार सेवती निवासी की लाश उसी नदी में पीपरटोला घाट में आज सुबह 11 बजे मिली है। इस घटना से गांव भर में शोक की लहर व्याप्त है। जिले के चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बटुआ में ग्रामीणों ने रेत के उत्खनन को लेकर आवाज बुलंद की है। ग्राम के सरपंच का कहना है कि बिना मेरी परमिशन के ग्राम की सड़कों से भारी भरकम डंपरों का आवागमन किया जा रहा है और भारी डंपरों के चलने की वजह से ग्रामीण सड़क बदहाल हो रही है। कहा कि जल्द से जल्द रेत के उत्खनन का कार्य बंद किया जाना चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार जब रेत घाट स्वीकृत नहीं हुए थे तो 600 रुपए के हिसाब से रेत मिल जाती थी, लेकिन अब रेत घाट वाले कहते हैं कि 3,500 ट्रॉली के हिसाब से आपको रेत खरीदनी होगी। ऐसी स्थिति में गरीब ग्रामीण रेत कहां से लाएं? भारी भरकम डंपरों के परिवहन से किसी दिन ग्रामीण की जान भी जा सकती है। बस्ती के अंदर से जा रहे डंपरों से रोड के किनारे निर्मित कच्चे मकान हिलने लगते हैं, जिस कारण अनहोनी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रशासन से ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उक्त रेत घाट को निरस्त किया जाए, वरना आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 6 सितंबर 2020 को हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ सहित तमाम बिंदुओं पर न्याय की मांग लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आदिवासी समाज के अलग अलग पदाधिकारियों ने सामाजिक जनों को संबोधित किया और इस दौरान अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। आदिवासी समाज के सगाजन, मंच पे विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि,
यहां सभा के बाद उपस्थित जन रैली के रूप में गोंदिया रोड के रास्ते कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपस्थित जनों ने झामसे हत्याकांड की उचित जांच, परिजनों को न्याय सहित पूर्व में हुई नक्सली घटनाओं में मारे गए आदिवासी साथियों को न्याय के साथ ही अन्य 9 बिंदुओं पर जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। जो फर्जी नक्सली मूवमेंट में एक आदिवासी हमारा मारा गया, उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ ज्ञापन दिए थे और चूँकि 15 दिन होने जा रहे हैं, उस ज्ञापन पे अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए हम लोगों ने आज फिर से सड़क पे उतर के पूरा सौर आदिवासी समाज, पूरे समाज के नेतृत्व पे हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं समाज के झंडे के नीचे एक साथ एकत्रित होकर आज फिर उसी मांग को लेकर सड़क पे उतरे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े या किसी हद तक जाना पड़े, हम पूरा समाज इकट्ठे होकर इस आंदोलन को आगे ले जाएगा जब तक हमारी मांगे। बता दें कि आदिवासी समाज द्वारा 15 सितंबर को एक आंदोलन किया गया था। इस दौरान ही उनके द्वारा 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें स्पष्ट बात कही गई थी कि कथित नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए झामसे हत्याकांड की उचित जांच हो। हमने इसके पहले जो 15 सितंबर को जो झामसे हत्याकांड के लिए 9 बिंदु पे हमने निवेदन किया था, तो हमने उस समय आवेदन किया था और जिस तरह की जो मांगे थी वो उसके खिलाफ, उसके तारतम्य में जो प्रदेश सरकार है वो संवेदनशील लगती नहीं है जांच के लिए। हमारी जो मांगे थे उसके हिसाब से प्रदेश सरकार ने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब पिछली बार हमने आवेदन किया था, अभी फिर से हम पुनः निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो 9 सूत्रीय मांग थी उन्हें उसको ध्यान में रखते हुए ये जांच की जाए। इस आंदोलन में इतनी अधिक संख्या देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जंगल के भीतर रहने वाले लोग शासन प्रशासन की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क का दायरा बढ़ाने के नाम पर आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है। यही नहीं, वन्य प्राणी सुरक्षा के नाम पर जंगल के भीतर रहने वाले लोगों को जंगल जाने से मना किया जाता है। इस बात को लेकर लोग बहुत अधिक आक्रोशित हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए आए। जल जंगल जमीन से हमें वंचित किया जा रहा है। जंगल गांवों से हम आदिवासियों को भगाया जा रहा है। ये कहकर कि वहाँ पे कान्हा केसरी बनेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे जंगल पर अपना अधिकार किया जा रहा है। वहाँ से हमें लकड़ी लाने की अनुमति नहीं है, जबकि वो हमारा है और हम ही वहाँ से एक लकड़ी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है ना हमारे साथ। इसलिए हम अपना अधिकार मांगने आ रहे हैं कि जो हमारा है, जो जमीन सरकारी वो हमारी है, क्योंकि हम ही मूल निवासी है। जो आदिवासी है वो मूल निवासी, हम विदेश से तो आए नहीं है, हम यहीं के हैं, तो हमारा अधिकार है ना। तो हमारा अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। इस बात पर हम अपना अधिकार मांगने आए हैं और जो आदिवासी के साथ गलत हुआ है उसको भी, उसके परिवार को उसका अधिकार चाहिए। एक पुलिस वाला एक आदिवासी व्यक्ति को जाके मार देता है, ये सरकार की नीति है, ना कि वो आदिवासी क्या वो जंगल में रहता है तो नक्सलाइट नहीं है क्या? इस विरोध को लोधी महासभा सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया और आदिवासी समाज द्वारा उठाई गई मांग को जायज ठहराते हुए आगे भी उनके आंदोलनों में समर्थन देने की बात दोहराई। आंदोलन के विषय में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना और बताया कि
बसपहरा में मृत झामसिंह ध्रुवे की मृत्यु की दंडाधिकारी जांच के आदेश कर दिए गए हैं और अपर कलेक्टर बैहर शिव गोविंद मरकाम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस घटना की सीआईडी जांच भी करवाई जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार मृतक के परिवार को राशि प्रदान की जाएगी और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। मृतक के एक पुत्र को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी मृतक के एक पुत्र को नौकरी दी जा रही है। मृतक के पुत्रों को शीघ्र ही नियुक्ति आदेश भी प्राप्त हो जाएंगे। आदिवासी समाज द्वारा जो भी मांगें ज्ञापन के माध्यम से सामने रखी गई हैं, उन्हें कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जा रहा है। इस घटना की जांच रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी वहां मौजूद थे। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी मार्ग में अंबा माई से खिड़की घाट के बीच मार्ग के किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया और आवश्यक कार्यवाही के बाद जांच शुरू कर दी है। प्रारंभ में मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में उसकी शिनाख्त नंदकिशोर ठाकुर उम्र 27 साल के निवासी बरघाट के मनेगांव 12 पत्थर के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। असल में लाश खून से लथपथ मिली है, जिसके चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। सड़क दुर्घटना की आशंका कम है। जानकारी में आया कि 15 अक्टूबर की सुबह अंबामाई व खिड़की घाट के बीच सिवनी मार्ग पर एक युवक की खून से लथपथ लाश होने की सूचना सामने आई थी, जिस पर कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद करने की कार्यवाही की गई। ये मेरा बड़ा पुत्र है, बड़ा बालक। अच्छा, कब से घर से गायब था ये कल 3 बजे से। अच्छा, किसके साथ गया था? अनिल देशमुख। अनिल देशमुख। अच्छा, 25 लोग थे इसमें साथ। अच्छा, अनिल देशमुख के साथ 25 लोग थे। हाँ, सब साथ। इसी ने बुला करके डबल से ले गया था। बालक सोया हुआ था 3 बजे, इसने स्वयं बुला करके ले गया। उन्होंने कहा मेरे को नींद लगी है, मैंने याद नहीं कहा। 3 बार बुलाने आया था, 3 बार बुला करके ले गया है। अच्छा, अनिल देशमुख कहाँ का रहने वाला है? ये पिंडरई का रहने वाला है। बरघाट में कृषि धान प्रचार, धान का वो धान बेचने वाले, धान नहीं बेचते क्या जी? हाँ, उसका प्रचार करने वाला है। कंपनी तरफ से हमने प्रचार करा। मेरे यहाँ मेला भी लगा था कल, तो उसमें 25 लोग आए थे। मैं बीच में मैं नहीं था, मैं गाँव चली गया था। इन्हें बुला कर, मेरा छोटा बालक भी नहीं था, वो कल जबलपुर गया था। 9-10-11 बजे रात को आया है और मैं कल सैला में था, ग्राम सैला में। इस बीच में इन्हें अकेले ने बुला करके ले गया। 3 बार बुलाने आया था और इन्हें ले गया। आपके बेटे से क्या उसकी किसी प्रकार की दुश्मनी, वाद विवाद था क्या? नहीं, उससे कोई विवाद नहीं था। इन्हें ढाबे में ले गया, बताते हैं ढाबे में पार्टी हुई है। उस बीच में मेरी दुश्मनी दूसरे से थी। अच्छा, दूसरे से थे। हो सकता है इन्हें 60 गांठ करके कुछ करा होगा, ले दे करके इन्हें मर्डर करा है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।